Good evening everyone, myself Devesh Mishra and you are watching channel Explain। आज हम शुरू करने जा रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने जीएसटी एंड कस्टम लॉ की सीरीज को स्टार्ट कर दिया है। ये सीरीज बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स के सेमेस्टर 6th वाले बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस सीरीज के अंदर हम सेमेस्टर 6 की जो नई बुक आई है एनईपी बेस्ड, जो कि दल यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 6 के बच्चों के पास है, तो इसका सिलेबस हम कंप्लीट करवा रहे हैं। मैंने ऑलरेडी एक चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है। फर्स्ट चैप्टर की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा, तो वहां से आप प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर 1 पहले देख के आ जाना, फिर चैप्टर 2 पे आप क्लिक करना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। एक चीज और मैं बता दूं, इस बुक के नोट्स जो है वो बन चुके हैं। अगर आपको इस बुक के नोट्स परचेज करने हैं तो उसके लिए आपको मिनिमम सा प्राइस 150-130 रुपीज जो भी है वो दे के आप नोट्स को बाय कर सकते हो। नोट्स बाय करने के लिए आपको जाना पड़ेगा, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस नंबर पे जाके आपको व्हाट्सअप पे मैसेज करना पड़ेगा कि सर हमको जीएसटी कस्टम लॉ के नोट्स परचेज करने हैं। जो भी मिनिमम प्राइस होगा वो आप पे करके नोट्स की पीडीएफ को परचेज कर सकते हो। ठीक है भाई, तो जितने बच्चे करना चाहते हैं जाइए फटाफट से नोट्स को बाय कर लो और एग्जाम में आपकी और ज्यादा हेल्प हो जाएगी। और जो नहीं है, जिनके पास सफिशिएंट अमाउंट, कोई बात नहीं, आप वीडियो से करो, वीडियो से नोट्स आप खुद से बना सकते हो। ठीक है, चलिए जी। तो चैप्टर नंबर 2 है रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी का मतलब क्या होता है, पहले हम ये समझते हैं। रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी का मतलब होता है एक पर्सन जो एक आइडेंटिफिकेशन नंबर के लिए, एक आइडेंटिफिकेशन नंबर के लिए एक फॉर्म फिल करके साइट पर, जो कि जीएसटी गवर्नमेंट अथॉरिटी की साइट होती है, वहां पर अपने आप को इनरोल करवाता है, उसको बोलते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना। जीएसटी रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि जहां पर आप अपने आप को एज अ टैक्स पेयर मानते हो और आप ये मानते हो कि मैं टैक्स कलेक्ट करके लोगों से एक टैक्स भरता हूं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले चाहिए होता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन। जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्या होता है, जहां पर आप जितनी भी तरीके का बिजनेस कर रहे हो, अगर आप बिजनेस कर रहे हो और आपके पास अगर मान लो आपकी एनुअल इनकम या एनुअल टर्नओवर एक थ्रेशोल्ड से ज्यादा है, तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्या है, एक नॉर्मल सा फॉर्म होता है जिसको आप जीएसटी की साइट पर जाकर www.gst.gov.in पर जाकर फिल कर सकते हो। और यहाँ पर विद इन 30 डेज में जब आपको वहां से अपॉइंट आ जाता है, फिर आप विद इन 30 डेज में उसमें रजिस्टर्ड हो सकते हो, अपना जीएसटी नंबर बनवा सकते हो। जीएसटी नंबर होने के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। यहाँ पर जीएसटी नंबर होने के बाद आप अपनी जीएसटी कलेक्ट भी कर सकते हो लोगों से और अपने टैक्स को पे कर सकते हो आराम से। इससे ये पता चलता है कि आपका जो टैक्स है वो हर साल कितना बनता है। तो हर साल गवर्नमेंट जो टैक्स वगैरह चार्ज करती है वो आप भर सकते हो इजिली जीएसटी पोर्टल से। समझ आए? तो भाई जीएसटी पोर्टल का तो आपको समझ आ गया कि रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी क्या होता है। अब देखो, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए पहले आपको ये भी तो पता लगाना पड़ेगा कि क्या जीएसटी रजिस्ट्रेशन आप लोगों को करवाना है या नहीं, आप लोग इसके लिए लायबल हो या नहीं हो, आप एलिजिबल हो या नहीं हो, पहले ये भी तो देखना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि दुनिया में सारे लोग जो है वो जीएसटी में ही भर जाए रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए टूट पड़ रहे हैं। भाई जैसे मैं हूं, मैं बिजनेस अभी नहीं कर रहा तो मैंने जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखा। किसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना है, कौन इसके लिए लायबल है, पहले वो पता करते हैं। तो इसके लिए कुछ प्रोविजंस बनाए गए हैं जो कि आपकी बुक्स में मेंशन है, तो वो प्रोविजन मैंने यहाँ पर लिख दिया है। प्रोविजन यहाँ से बताएंगे, प्रोविजन ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर सीजीएसटी एक्ट 2017। 2017 में जब सीजीएसटी एक्ट लगाया गया था, इसके अंदर कुछ प्रोविजन बनाए गए थे, कुछ सेक्शंस बनाए गए थे, जिसमें बताया था कि कौन कौन व्यक्ति इसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए लायबल है और कौन कौन व्यक्ति इसमें रजिस्ट्रेशन के लायबल नहीं है। इसके अंदर जो सेक्शंस आते हैं वो यहाँ पर मैंने मेंशन करे हैं। सेक्शन नंबर 22 आता है जो हमें बताएगा कि कौन सा पर्सन लायबल होगा रजिस्ट्रेशन के लिए, मतलब जीएसटी रजिस्ट्रेशन किसको करवाना है किसको नहीं, ये बताएगा। दूसरा प्रोविजन हमें बताएगा कि पर्सन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, कौन से व्यक्ति, कौन से लोग जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल नहीं होते। तीसरा सेक्शन बताएगा, सेक्शन 24 कंपलसरी रजिस्ट्रेशन,
किन लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन करना बहुत अनिवार्य है, कंपलसरी है सरकार गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, उसके बाद फोर्थ सेक्शन में हम पढ़ेंगे सेक्शन 25 वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन, फिर हम पढ़ेंगे सेक्शन 26 डीम्ड रजिस्ट्रेशन। ठीक है भाई, तो ये थे प्रोविजंस जो अभी हमने डिस्कस करे। चलते हैं आगे, अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 22 से डीपली पढ़ेंगे। सेक्शन 22 में कौन से वो लोग हैं जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लायबल होते हैं। ठीक है, चलिए जी आ जाओ भाई। सेक्शन नंबर 22, सेक्शन नंबर 22 में कुछ 4 पॉइंट्स में इसको डिवाइड करा गया है। 4 अलग अलग सेक्शंस बनाए गए हैं, सेक्शन के भी सब सेक्शन बनाए गए हैं, बट आपको ज्यादा याद करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि मैं बहुत इजीली आपको समझाने वाला हूँ। सेक्शन नंबर 22 में आ जाओ। पहला सेक्शन आता है बेस्ड ऑन थ्रेशोल्ड लिमिट। सेक्शन 22 और ये जो ब्रैकेट में लिखा है इसको बोलते हैं सब सेक्शन 1। सेक्शन 22 सब सेक्शन 1, सब सेक्शन 1। और यहाँ पे यूएस मतलब होता है अंडर सेक्शन। इसका मतलब यूएस से वाला यूएस नहीं है, यूनाइटेड स्टेट नहीं है, ये है यूनाइटेड स्टेट नहीं है, ये है अंडर सेक्शन। अंडर सेक्शन 22 और सब सेक्शन 1 के अंदर लिखा होता है कि जहां पर थ्रेशोल्ड लिमिट एक लगा दी है कि जो भी व्यक्ति इस थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा कमा रहा है या इतना कमा रहा है तो वो लायबल होगा जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाने के। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाओ। इसके अंदर मैंने यहाँ पर 2 चीजों में इसको डिवाइड किया है। थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो हमें बताती है कि जब आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कर रहे हो ना तो इस जगह पर आप कोई ना कोई बिजनेस कर रहे होंगे, कोई बिजनेसमैन होगा, कोई सर्विस दे रहा होगा, कोई गुड्स सप्लाई कर रहा होगा। तो यहाँ पर गुड्स और सर्विस इन दोनों को देखते हुए हम ये देखते हैं कि गुड्स और सर्विस का बिजनेस करते हुए आप क्या लायबल हो। तो यहाँ पर मैंने 2 लिस्ट बनाई है अलग अलग, एक है सप्लाई ऑफ गुड्स, एक है सप्लाई ऑफ सर्विस। सप्लाई ऑफ गुड्स ये उन लोगों पर आती है जो गुड्स की सप्लाई करते हैं और जिनका टर्नओवर कम से कम थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर है तो वो रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए लायबल है। ठीक है, तो सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स में देखो पहली आती है नॉर्मल कैटेगरी, दूसरी आती है स्पेशल कैटेगरी। नॉर्मल कैटेगरी के अंदर लिखा है कि जिसकी एनुअली या ईयरली इनकम जो है 40 लाख से ऊपर है या 40 लाख टच कर रही है। 40 लाख में अगर 1 रुपीज भी कम है तो आप लायबल नहीं होते जीएसटी रजिस्ट्रेशन के। बट 40 लाख आपको टच कर रही है इनकम पर ईयर, मतलब एनुअली हर साल आप 40 लाख रुपए कमा रहे हो तो वो नॉर्मल कैटेगरी में आ जाता है। और नॉर्मल कैटेगरी में आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। जीएसटी रजिस्ट्रेशन एक आइडेंटिटी पैन होता है, एक आइडेंटिटी नंबर दिया जाता है जीएसटी पोर्टल की साइट से, जिससे आपका इनरोल जीएसटी साइट पर हो जाता है कि हाँ ये भी हमारा एक टैक्स पेयर है और ये हमें भी टैक्स भरेगा, कलेक्ट करेगा लोगों से। ठीक है, तो नॉर्मल कैटेगरी समझ आ गई आपको। नॉर्मल कैटेगरी सप्लाई ऑफ गुड्स में कितनी है 40 लाख। अगर आप 40 लाख से ज्यादा सालाना कमा रहे हो तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। दूसरा आता है स्पेशल कैटेगरी। स्पेशल कैटेगरी के अंदर कुछ स्पेशल स्टेट्स को दिखाया गया है कि किन स्टेट्स में स्पेशल कैटेगरी लगती है और अगर वो स्पेशल स्टेट्स के अंदर कोई भी ऐसा गुड्स का बिजनेस हो रहा है और जिसकी एनुअल इनकम थ्रेशोल्ड से बराबर या उसके ज्यादा है तभी उन स्पेशल कैटेगरी में वो लोग आएंगे और उनको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो वो स्पेशल स्टेट्स क्या हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा है स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स आर। कौन कौन से हैं? पहला है मणिपुर, दूसरा मिजोरम, फिर नागालैंड और त्रिपुरा। जो मणिपुर के लोग हैं, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, ये 4 स्टेट ऐसे हैं जिसमें स्पेशल स्टेट की कैटेगरी रखी गई है। इन 4 स्टेट के अंदर अगर आप स्पेशल कैटेगरी में आते हो और आपका टर्नओवर गुड्स की सप्लाई से 20 लाख से ऊपर जाता है पर ईयर एनुअली, एक साल में, तो फिर आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं सप्लाई ऑफ सर्विस में। अब जो सर्विस वाले बंदे हैं वो सोच रहे होंगे कि भैया हमें सर्विस बेच के रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ेगा, हम अगर सर्विस दे रहे हैं और हमारी कोई थ्रेशोल्ड लिमिट वगैरह है या नहीं है कि हम लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना ही नहीं है जीएसटी में, तो भैया देखो आपके लिए भी है स्पेशल रजिस्ट्रेशन। मतलब सर्विस में जहाँ होता है तो सर्विस में भी नॉर्मल होता है और एक स्पेशल होता है। नॉर्मल के अंदर लिखी गई है 20 लाख की लिमिट। अगर आप कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, आप कोई ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस कर रहे हो, आप कोई गाड़ियों का बिजनेस कर रहे हो, आप कोई होटल कैटरिंग वगैरह सर्विस वगैरह का काम कर रहे हो और आपकी एनुअल इनकम 20 लाख से ज्यादा है, सालाना आप 20 लाख से ज्यादा कमा रहे हो, तो फिर आप लोग आ जाते हो इस थ्रेशोल्ड लिमिट के अंदर अंडर सेक्शन 22 और सब सेक्शन 1, तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। दूसरा,
स्पेशल सेक्शन में आते हैं अंडर 10 लाख रुपीज। स्पेशल में मैंने जैसे बताया कैटेगरी बना दिया, तो कैटेगरी ये वाली है सेम। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, इन स्टेट्स के लोग अगर सर्विस बेच रहे हैं और इनकी एनुअल इनकम 10 लाख से ज्यादा हो जाती है, तब वो इस सेक्शन के अंदर आ जाते हैं और इस सेक्शन के तहत आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। समझ आया? बहुत अच्छे। तो ये था पहला थ्रेशोल्ड लिमिट। थ्रेशोल्ड लिमिट मतलब होता है एक ऐसी लिमिट लगा देना जिससे ऊपर अगर आप जाते हो तो आपको पैसा आगे टैक्स के तौर पे भरना पड़ेगा। ठीक है, टैक्स जमा कराना पड़ेगा। ये था पॉइंट ए, जिसको सेक्शन 22(1) बोलते हैं, थ्रेशोल्ड लिमिट। आगे चलते हैं सेक्शन बी, माइग्रेशन ऑफ पर्सन्स। माइग्रेशन ऑफ पर्सन का मतलब क्या होता है? ये अंडर सेक्शन 22 और अंडर सेक्शन 2 के आता है, और यहाँ पे अंडर सेक्शन 2 के आता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसमें क्या लिखा है माइग्रेशन ऑफ पर्सन्स में, कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो 2017 से पहले, जैसे 2017 के बाद जीएसटी इंक्लूड हुआ है, जीएसटी 2017 के बाद लागू हुआ है ना, तो 2017 से पहले कोई बिजनेस कर रहा था और जिसकी गुड्स या कोई भी सर्विस जो है वो बेच रहा था, और वो पहले वैट में इंक्लूड था। वैट क्या? वैल्यू एडेड टैक्स। तो 2017 से पहले वीएटी वैट चला करता था, तो 2016 में 17 में जिसने वीएटी में इनरोल करा रखा था, मतलब वीएटी में वो अपने टैक्स वगैरह बनवा रहा था, टैक्स वगैरह टाइम टू टाइम पे कर रहा था, अपने वहां पर खाते वगैरह बना के अकाउंट वगैरह चल रहे थे, जिसके मतलब कहने का मतलब है 2017 से पहले जिसने भी टैक्स वगैरह, जीएसटी, वैट वगैरह, एक्साइज ड्यूटी वगैरह में इनरोल करा रखा था, और अब जीएसटी आने के बाद जो टैक्स, वैट, एक्साइज ड्यूटी वगैरह था सबको मर्ज करके जीएसटी के कॉन्सेप्ट में ही डाल दिया। तो अब जो बंदा वैट पहले चुका रहा था और वो अब मना कर रहा है चुकाने से कि भाई अब मैं नहीं चुकाऊंगा क्योंकि अब तो जीएसटी वाला रूल आ गया, पहले वैट था तो मैं भर रहा था। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप पहले इनरोल थे, किसी वैट वगैरह को पे कर रहे थे आगे टैक्स वगैरह वैट के, तो अब आपको इस जीएसटी सेक्शन के लिए लाइबल माना जाएगा और आप इसमें इनरोल करोगे और आपको यहाँ पर जीएसटी पे करना पड़ेगा। समझे? तो यहाँ पर लिखा है एवरी पर्सन हु ऑन द डे इमीडिएटली प्रोसीडिंग द अपॉइंटमेंट डे, जैसे ही आपको हाई कोर्ट की तरफ से, इनकॉर्पोरेशन की तरफ से, इनकॉर्पोरेशन को आपके एक एसएमएस आता है या कोई एक पत्र भेजा जाता है जिसमें लिखा जाता है कि आप अब लाइबल हो जीएसटी पे करने के, तो उसी दिन से आपके बिजनेस पर जीएसटी चार्ज होने लग जाएगी। तो आप यहाँ पर जीएसटी से बच नहीं सकते, तो आपको जीएसटी में एनरोल कराना पड़ेगा। ठीक है, बेशक हो सकता है आप 2017 से पहले कोई और तरह की जीएसटी वगैरह पे कर रहे हो, बट कर तो रहे थे ना, तो अगर आप वहां कर रहे थे तो इस बार भी आप लाइबल होंगे कि जीएसटी वगैरह आप पे करो। दूसरा यहाँ पे लिखा है इज रजिस्ट्रार ऑन होल्ड ए लाइसेंस अंडर ए एग्जिस्टिंग लॉ, और जो रजिस्ट्रार होगा वो लाइबल होगा कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवा ले, और जो एग्जिस्टिंग लॉ, जो उसने पुराना लॉ जिसके अकॉर्डिंग अभी तक वो देता आ रहा था पैसे, अब उसको चेंज करके नए जीएसटी के रूल के तहत चेंज कर दिया गया है और अब वो जीएसटी में नए तरीके से अपना रजिस्ट्रेशन करवा ले आराम से। ठीक है, तो ये कहता है माइग्रेशन ऑफ पर्सन, जो माइग्रेशन होता है ओल्ड से न्यू रजिस्टर स्कीम में। ठीक है, फिर आता है सी है सी मतलब सी में लिखा है ऑन ट्रांसफर ऑफ बिजनेस सेक्शन 22 अंडर सेक्शन 3, सेक्शन 22 अंडर सेक्शन 3। तो इसके अंदर बोला जाता है ट्रांसफर ऑफ बिजनेस की बात करी गई है कि अगर कोई भी व्यक्ति जिसका कोई अच्छा खासा बिजनेस चल रहा हो और वो अपने बिजनेस को अपने छोटे भाई बहन को दे दे, या फिर जैसे बोलते हैं ना वसीयत, कि अपने बाद आप किसी को अपनी वसीयत दे के चले जाते हो अपने नीचे आने वाली जनरेशन को, पीढ़ी को, तो इस तरीके से अगर आपका बिजनेस आप किसी आने वाली जनरेशन को सौंप देते हो, या अपना बिजनेस किसी और दूसरे व्यक्ति को, कोई भी ऐसा अनजान स्ट्रेंजर को सौंप देते हो, और आप जीएसटी में अगर इनरोल थे, आपका जीएसटीएन नंबर है, आपका आइडेंटिफिकेशन नंबर है जो कि कोर्ट द्वारा मान्यता प्राप्त है, तो फिर उसका भी होगा ऐसा नंबर जिसको आपने बिजनेस सौंपा है। जो ट्रांसफरी होगा ना, जिसको आपने बिजनेस सौंपा है वो ट्रांसफरी, आपने अपना बिजनेस ट्रांसफर कर दिया उसको, तो ट्रांसफरी का भी एक लाइबल जीएसटी रजिस्ट्रेशन जीएसटीएन नंबर बनवाना लाइबल होगा, तो उसको भी ये बनवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा है रजिस्टर्ड पर्सन व्हेन ट्रांसफर्स बिजनेस टू अनदर पर्सन, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन, जैसे मैं मान लो एक बिजनेस चलाता हूँ, मेरे पास बहुत बड़ी बिजनेस है और मेरा बिजनेस जो है जीएसटीआर में रजिस्ट्रेशन,
ठीक है, मेरा जीएसटीएन नंबर मिला हुआ है मेरे को और मैं टाइम टू टाइम टैक्स पे करता हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ अपना बिजनेस अपने भाई के नाम कर दूं, या मैं अपना बिजनेस अपने पापा के नाम कर दूं, या मैं अपने बच्चों के नाम कर दूं, तब जो मेरे बच्चे होंगे या जो मेरा भाई होगा तो उसको भी वो टैक्स पे करना पड़ेगा। और जैसे ही फर्स्ट डे में वो बिजनेस संभालेगा, उसको कोर्ट की तरफ से कॉर्पोरेशन भेज दिया जाएगा कि अब आप ये बिजनेस संभाल रहे हो तो आपको अपना जीएसटीएन नंबर लेना अनिवार्य है, आपको फॉर्म फिल करके उस साइट पे रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे लिखा उसके बाद, इन सच केस ऑफ ट्रांसफरी और द सक्सेसर। देखो दो वर्ड आए हैं, एक आता है ट्रांसफरी जिसको हम अपना बिजनेस ट्रांसफर कर रहे हैं, एक आता है यहाँ पर सक्सेसर। सक्सेसर का मतलब होता है कोई अपना व्यक्ति जिसको हम अपना ट्रांसफर कर रहे हैं बिजनेस, कोई भी ऐसा अपना व्यक्ति। और ट्रांसफरी अगर बोला है तो उसका मतलब कोई अपना व्यक्ति से नहीं है, कोई भी अदर व्यक्ति हो सकता है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। कह रहा है सक्सेसर इज लाइबल टू ऑब्टेन जीएसटी रजिस्ट्रेशन, तो लिखा है ना कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए वो लाइबल होगा और जीएसटी पे करने के भी लाइबल होगा अगर आप किसी को अपना बिजनेस भेजते हो तो वो व्यक्ति। आगे लिखा है इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ सच एज ट्रांसफर और सक्सेशन, जैसे ही आप जिस दिन भी आप अपना बिजनेस ट्रांसफर करोगे उसी दिन से उसी डेट से वो लाइबल होगा जीएसटीआर में रजिस्ट्रेशन होने के लिए और जीएसटी पे करने के लिए। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं डी पॉइंट पे। डी पॉइंट में लिखा है इन केस ऑफ अमालगमेशन और डीमर्जर। अमालगेशन मतलब क्या होता है, डीमर्जर क्या होता है, पहले ये समझते हैं। ये वाला सेक्शन नंबर 22 और अंडर सेक्शन 4 के लिखा गया है। ठीक है, ये भी सेक्शन 22 में आता है, अंडर सेक्शन 4 में। तो इसमें अमालगमेशन मतलब होता है जहां पर एक कंपनी जिसका नाम है ए और एक कंपनी जिसका नाम है बी, ये दोनों मिलाकर अपनी कंपनी को ए बी नाम से चला रही हैं और दोनों कंपनी ने जॉइंट वेंचर कर लिया है। जहां दोनों कंपनी मिलकर अपना बिजनेस रन करने लग जाए उसको अमालगमेशन बोलते हैं। दोनों कंपनियों का क्या हो गया है, अमालगमेशन, मतलब दोनों कंपनियां मर्ज हो गई है, जुड़ गई हैं और जुड़ के दोनों अपना बिजनेस चला रही हैं। डीमर्जर क्या होता है, डीमर्जर मतलब होता है जहां दो कंपनियां अपने किसी भी आपसी बहस की वजह से अलग हो जाती हैं, डीमर्ज हो जाती हैं, अलग अलग अपना बिजनेस चलाती हैं, उसको बोलते हैं डीमर्जर। जैसे कि आपने एक एग्जांपल सुना होगा, पहले हीरो होंडा जो थी वो एक कंपनी थी। आपने कोई बाइक देखी होगी पुरानी अगर बाइक है तो उसपे हीरो होंडा दोनों एक साथ लिखा आता था। अब क्या हो गया कि हीरो की बाइक अलग आ रही है और होंडा की बाइक अलग आ रही है, दोनों के बीच में एक दरार आ गई और दोनों अपनी अलग अलग कंपनियां लेके चले गए। तो यहाँ पर ये दो कंपनी हो गई जिसको बोलते हैं डी मर्जर। तो चाहे आपकी कंपनी का अमालगमेशन का केस हो या फिर आपका डीमर्जर का केस हो, ये अंडर सेक्शन 22 और सब सेक्शन 4 के अंडर आएगा। और इसमें अगर आप ऐसा है तो आप लाइबल होते हो अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। तो लिखा है स्कीम ऑन एन एग्रीमेंट, ये एक समझौता होता है जो कि या तो अमालगमेशन हो सकता है और या तो वो डीमर्जर हो सकता है, इन सच केस में भी। ठीक है, तो या तो वो अमालगमेशन होगा या तो वो डीमर्जर होगा और इस एग्रीमेंट के तहत आप लोगों को अपना क्या करवाना पड़ेगा, जीएसटी में लायबल होंगे आप अपने जीएसटी ऑब्टेन करने के। सेकंड आती है लाइन इसकी, डीमर्जर ऑफ टू और मोर कंपनी। डीमर्जर में मैंने बताया था कि दो कंपनियां जहां अलग हो जाती है जैसे हीरो और होंडा। ठीक है, तो लिखा डीमर्जर टू और मोर कंपनी, जहां पर लिखा परसुएंट टू एन ऑर्डर ऑफ ए हाई कोर्ट ट्रिब्यूनल और अदरवाइज। कह रहा है कि डीमर्जर के टाइम पे दोनों कंपनियों को कॉरपोरेशन के पास भेजा जाएगा हाई कोर्ट से एक अपील, जिसमें उन दोनों को ये बताया जाएगा कि वो दोनों लायबल है और आज से ही वो अपना जीएसटी का पोर्टल लॉगिन कर ले, जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा ले और दोनों को अपनी अपनी जीएसटी पे करनी पड़ेगी। समझ आई? तो ये थे 4 सेक्शंस अंडर सेक्शन 22 के जो आते हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला जिसमें थ्रेशोल्ड लिमिट बताई थी, जहां स्पेशल कैटेगरी के स्टेट्स वगैरह के बारे में बताया था कि आपको गुड्स सप्लाई कर रहे हो, सर्विस कर रहे हो तो आपको कितनी थ्रेशोल्ड लिमिट पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। सेकंड में हमने पढ़ा माइग्रेशन ऑफ पीपल, कि अगर कोई भी 2017 से पहले कोई पुराना लॉ के तहत कोई भी टैक्स वगैरह भर रहा था तो अब वो इस बार नए टैक्स के अकॉर्डिंग भी शामिल रहेगा जीएसटी पे करने के। फिर हमने पढ़ा ट्रांसफर ऑफ बिजनेस, जहां हम आपको बात कर रहे हैं कि जिसको भी आप ट्रांसफर कर दो अपना बिजनेस, वो जिसको भी मिलेगा
वो भी लाइबल होगा अपना रजिस्ट्रेशन करा के टैक्स पे करने के लिए। फिर फोर्थ हमने पढ़ा अमालगमेशन और डीमर्जर, जहां हमने दो कंपनियों के बारे में पढ़ा। अमालगमेशन में जहां दो कंपनियां जुड़ती है उस जगह वो टैक्स पे करेंगी, रजिस्ट्रेशन जीएसटी नंबर में करवाएंगी, या डीमर्जर होगा तो भी वो करवाएंगी। तो ये चीज क्लियर हो गई होगी आई होप। तो आगे चलते हैं अब दूसरे पॉइंट पे। अगला हम पढ़ने वाले हैं एग्रीगेट टर्नओवर अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 6। अब हम पढ़ेंगे एग्रीगेट टर्नओवर क्या चीज है। एग्रीगेट टर्नओवर अंडर सेक्शन 2 क्या आता है और सब सेक्शन 6 में आता है। सेक्शंस याद नहीं हो रहे कोई बात नहीं, बट जितनी बार आप इसको पढ़ो कोशिश करना हर बार सेक्शन के साथ पढ़ना, सेक्शन अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है, और दिक्कत नहीं है। कह रहा है एग्रीगेट वैल्यूज ऑफ सप्लाईज ऑल, कह रहा है जितनी भी एग्रीगेट सारी सप्लाईज है, ऑल सप्लाईज, ऑल जितनी भी एग्रीगेट टर्नओवर सप्लाईज है सारी एग्रीगेट टर्नओवर में आती हैं, बट कुछ चीजों को छोड़कर। कौन सी चीजें हैं यहाँ पे लिखा है, एक्सक्लूडिंग the value of inward supply which is tax pay by person on RCM। कह रहा है किसी भी व्यक्ति को अगर पैसे भरने पड़ रहे हैं किसके तहत, अगर वो पर्सन अपना कोई भी टैक्स पे कर रहा है सप्लाई करने के टाइम पर, किसके तहत, आरसीएम के तहत, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति जो अपने पैसे कमा रहा है और टैक्स पे कर रहा है आरसीएम के तहत, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के जरिए अपना टैक्स पे कर रहा है, तब इस जगह पर इसको वैलिड पॉइंट नहीं माना जाता एग्रीगेट टर्नओवर में। एग्रीगेट टर्नओवर में आरसीएम के केसेस को जोड़ा नहीं जाता, इसको हटा के बाकी जो सारे हैं वो टर्नओवर में इंक्लूड होंगे। आगे लिखा है उसके बाद एग्जम्प्ट सप्लाई, अगर कोई एग्जम्प्ट सप्लाई है तो वो इसमें ऐड होंगी। फिर लिखा है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ, अगर आपने किसी भी गुड्स को या किसी भी सर्विस को एक्सपोर्ट करा है किसी भी इंटरचेंज में, जैसे दिल्ली से महाराष्ट्र भेजा है, दिल्ली से गुजरात भेजा है, दिल्ली से कर्नाटका भेजा है, तो इस केस में जो भी सप्लाईज की वैल्यू है वो इसमें ऐड होंगी। आगे लिखा है उसके बाद पर्सन हैविंग सेम पैन, बट कंडीशन ये है कि पर्सन के पास सेम पैन होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, ठीक है, जिससे वो सारी सप्लाईज वगैरह को एक जगह से दूसरी जगह भेज रहा है। अगर पैन नहीं है तो इसको आप इंक्लूड नहीं करोगे, ठीक है, समझ आया। तो भाई ये हो गया आपका कंप्लीट। अभी इसके बाद में आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ छोटा सा जो बुक में दिया हुआ है एग्रीगेट टर्नओवर का। तो एग्रीगेट टर्नओवर का क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, आपके स्क्रीन पर एग्रीगेट टर्नओवर का एक क्वेश्चन मैंने शो करा है। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि इसमें करना क्या। देखो लिखा है एग्जांपल नंबर 2.1, मिस्टर कुणाल इज अ सप्लायर ऑपरेटिंग इन गुजरात, जो गुजरात में ऑपरेट कर रहे हैं अपना बिजनेस। ही मेड द फॉलोइंग सप्लाईज इन द ईयर 2023-24, पिछले साल बोला है इन्होंने, ठीक है, तो पिछले साल 2023-2024 के अंदर इन्होंने अपने बिजनेस की कुछ सप्लाईज करी हैं, वो देख लो नीचे लिखी हुई है पर्टिकुलर में, और साथ में उसके अमाउंट लिखे हुए हैं। तो पहले लिखा है सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड और सर्विसेज, कितने की है, 2 लाख। कह रहा है सप्लाई ऑफ एग्जम्प्टेड गुड्स, एग्जम्प्टेड गुड्स कितने की हैं, 10 लाख। और आगे लिखा है इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड अंडर आरसीएम। तो यहाँ पर आपको बेसिकली ये पहचानना है कि जो मिस्टर कुणाल है जिन्होंने अपनी सप्लाई करी है गुजरात में, कौन सा एग्रीगेट टर्नओवर में शामिल करा जाएगा और कौन सी चीज शामिल नहीं करी जाएगी, ये बताना है। पहला मैंने बोला कि सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज जो कि है 2 लाख की, तो ये शामिल होगी या नहीं होगी, तो बिल्कुल होगी, क्योंकि ये टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विस की सप्लाई है, तो ये आपको इंक्लूड करनी है। उसके बाद लिखा आगे सप्लाई ऑफ एग्जम्प्टेड गुड, तो मैंने बताया था एग्जम्प्टेड सप्लाईज या एग्जम्प्टेड गुड्स ऐड होंगे, तो ये भी ऐड करना है। तो 10 लाख ये और 2 लाख वो, 12 लाख हो गया। तीसरा लिखा है कि अंडर रिवर्स चार्ज, मैंने बताया था आरसीएम रिवर्स चार्ज अगर जहां भी आएगा तो ये शामिल नहीं होता एग्रीगेट टर्नओवर में, तो ये है 3 लाख रुपए का, तो इसको आपको शामिल नहीं करना। फिर लिखा है सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विस टू इट्स हेड ऑफिस इन गुजरात, जो कि हेड ऑफिस इनका गुजरात में है, सप्लाई करिए गुजरात में, तो यहाँ पर ये है 50,000 की, तो हाँ ये भी ऐड करनी है। फिर उसके बाद लिखा है सप्लाई ऑफ नॉन टैक्सेबल गुड, ऊपर टैक्सेबल था अब ये नॉन टैक्सेबल है, तो मैंने बोला ना कि आपको रिवर्स चार्ज छोड़ देना है, बाकी सारी चीजें ऐड होंगी, सारी सप्लाई ऐड होंगी, चाहे वो टैक्सेबल हो या टैक्सेबल ना हो, तो ये भी आपको ऐड करना है 50,000। फिर लास्ट है इंटरस्टेट सप्लाई हुई है गुड्स एंड सर्विस की 3,25,000, क्या ये ऐड होगी, तो ये भी ऐड करनी है, क्योंकि इंटरस्टेट सप्लाई अगर सेम पैन से हुई है एक ही बंदे के तो वो ऐड हो सकती है आराम से, जो मैंने बताया था। तो टोटल मिला के 16 लाख
16,25,000 रुपीज की टोटल एग्रीगेट टर्नओवर इनका बैठेगा। किसका? मिस्टर कुणाल का। समझ आया? तो ये न्यूमेरिकल का क्वेश्चन तो छोटा सा दिया होगा, बस इसमें आपको ये पता लगाना था कि एग्रीगेट सप्लाई में आरसीएम शामिल होता है या नहीं होता, बस और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, अब मैं इसको मिटा के आगे लिखवाने वाला हूं, तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अभी मैंने यहाँ पे लिख दी है चीजें, अभी आपको समझाने वाला हूँ। सेकंड, उसके बाद चीज आती है यहाँ पे 2.6 जो आपकी बुक में दे रखा है, इनहैंस टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ ₹40 लाख। पहले पता है गुड्स की एक लिमिट बना दी थी कि अगर आप इस लिमिट से ज्यादा कुछ सप्लाई करते हो तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। पहले जो गुड्स की लिमिट थी वो थी 20 लाख, अब उसको इंक्रीज कर दिया है, इनहैंस कर दिया है CGST एक्ट में, तो उसको इनहैंस करके अब 40 लाख पर पहुंचा दिया गया है कि अब जो थ्रेशोल्ड लिमिट है ना वो है 40 लाख, 40 लाख। ठीक है, और जो सप्लाई सर्विसेज हो रही है, सर्विस की सप्लाई लिमिट है 20 लाख, मतलब 20 लाख रुपए। तो अगर आप गुड्स की सप्लाई करते हो और आपकी लिमिट अभी 20 लाख है, आपको इनहैंस करके 40 लाख करवानी है, या आपकी 40 लाख हो भी जाएगी, बट उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं वो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी, तब आपकी लिमिट जो है वो 40 लाख हो जाएगी। और जब आपकी लिमिट 40 लाख हो जाएगी तो आपको 40 लाख के अंदर ना एक भी पैसा टैक्स के तौर पर नहीं देना पड़ेगा कहीं भी, ना ही आपको GST में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा जब तक आपकी लिमिट 40 लाख के अंडर रहती है, और कोई भी तरीके का आपको GST टैक्स नहीं देना पड़ेगा। बट उसके कुछ कंडीशंस हैं 40 लाख करवाने के लिए। कंडीशंस ये है कि यहाँ पे मैंने लिखा बट कंसीडर कंडीशंस इन 40 लाख लिमिट फॉर गुड्स, सिर्फ गुड्स के केस में। सर्विस के केस में 20 लाख है, गुड्स के केस में 40 लाख है। पहला केस है गुड्स का, ओनली सप्लाई इन गुड्स, कि आप गुड्स में ही सप्लाई करोगे, कोई भी ऐसी वस्तु जो गुड्स के कैटेगरी में नहीं आती उसको सप्लाई नहीं करोगे, अदरवाइज 40 लाख आपकी लिमिट नहीं होगी। दूसरी कंडीशन है यू आर नॉट कैजुअल टैक्स पर्सन, आप कैजुअल टैक्स पर्सन नहीं होने चाहिए। तीसरा आता है पर्सन मेक इंट्रा स्टेट सप्लाई ओनली, जो पर्सन है वो सिर्फ इंट्रा स्टेट सप्लाई करेंगे, यानी वो जिस स्टेट में है वो सिर्फ सप्लाई भी उसी स्टेट में करेंगे। जैसे कि मान लो मैं मिजोरम में रहता हूं, तो मैं अपनी सप्लाई मिजोरम के कहीं भी किसी भी इस एरिया में किसी भी बस्ती में कर सकता हूं, बट मिजोरम से मैं सोचूं दिल्ली कर दूं तो ये इंटर स्टेट सप्लाई हो जाएगी। और इसके लिए अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हो तो फिर 40 लाख की लिमिट आप लोगों के लिए नहीं होगी। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन है, पहली कि आपकी गुड्स में सप्लाई हो, दूसरी आप कैजुअल टैक्स पर्सन ना हो, और तीसरी कि आप इंट्रा स्टेट सप्लाई करते हो सिर्फ। ठीक है, आगे लिखा उसके बाद पर्सन नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था पर्सन नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन सेक्शन 23। सेक्शन 23 कहता है कि कौन से ऐसे लोग हैं जो रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल नहीं है, जिनको लाइबल नहीं माना गया है कि इनको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है और ना इनको मिलेगा, तो वो कौन से पर्सन है। तो सेक्शन आता है 23, तो लिखा है एनी पर्सन इंगेज्ड बिजनेस ऑफ सप्लाई गुड्स एंड सर्विस और बोथ, कोई भी पर्सन जो इन्वॉल्व है किसी ऐसे काम में जहां वो सप्लाई कर रहा है गुड्स और सर्विस दोनों की, और उसकी लाइबल लिमिट लिखा है आर नॉट लाइबल टू टैक्स अंडर GST एक्ट, और वो जो है GST एक्ट के तहत लाइबल नहीं होगा रजिस्ट्रेशन करवाने के। ठीक है, दूसरा आता है एन एग्रीकल्चरिस्ट प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑन लैंड, जो अपनी लैंड है, आउट ऑफ लैंड अपनी जमीन जो है उसमें खेती करने वाला जो किसान होता है वो भी GST के लिए लाइबल नहीं होगा अगर वो अपनी ही जमीन में खेती कर कर कुछ उगा रहा है, उसकी सप्लाई कर रहा है। ठीक है, आगे लिखा है प्रोड्यूस करता है, मतलब कि सप्लाई की बात नहीं है यहाँ पे, प्रोड्यूस करके खाने के लिए, खुद के खाने के लिए खरीद रहा है तो वो लाइबल नहीं होगा। अगर वो बेचने के तौर पर खरीद रहा है, उसका जो मोटिव है पैसे कमाना है, तब वो शायद लाइबल हो सकता है। तो इसके लिए कुछ अलग से स्पेसिफिक सेक्शन बनाए गए हैं, जैसे सेक्शन नंबर 2 और अंडर सेक्शन 7 के अंदर आप देखोगे कि जो एग्रीकल्चर वाले लोग हैं, जो HUF हिंदू फैमिली से आते हैं और जो इंडिविजुअल होते हैं, तो उनके लिए अलग से सेक्शन बनाए गए हैं कि अगर आप लाइबल होते हो तो कब होगे इस केस में। तो पहला आता है बाय ऑन लेबर, अगर आप अपनी खुद की जमीन पर लेबर लगा रहे हो, ठीक है, उसमें ऑन लेबर। बाय द लेबर ऑफ फैमिली, अपनी फैमिली से लेबरी अगर आप करवा रहे हो, ठीक है, मजदूरी करवा रहे हो, तो उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, कमा रहे हो ना। तो उसके बाद लिखा है बाय सर्वेंट,
सर्वेंट्स ऑन वेजेस पेबल इन कैश, अगर आपने कोई भी बाहर से मजदूर भाड़े पे बुला रखे हैं, अपनी जमीन पर खेती करवा रहे हो, तो उस जगह पर उसको जो कैश दे रहे हो, तो वहां पर भी आप लायबल होते हो कि आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। बट ऊपर वाली कल्चर में, यहाँ पे मैंने लिखा था कल्टीवेशन ऑफ लैंड में, इस जगह पर आप लायबल नहीं होते कि आपको अपना टैक्स वगैरह पे करना हो। ठीक है, उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 23 अंडर सेक्शन 2। इसमें लिखा है पर्सन मेक्स आरसीएम सप्लाईज, जो पर्सन आरसीएम सप्लाईज वगैरह कर रहे हैं तो ये लोग लायबल नहीं माने जाते रजिस्ट्रेशन के। और क्या लिखा है, पर्सन मेक्स इंटर स्टेट सप्लाई अप टू 20 लाख, जो 20 लाख से ऊपर की इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं, यानी जो लोग दिल्ली से महाराष्ट्र, दिल्ली से गुजरात ऐसे इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं, तो वो लोग भी लायबल नहीं माने जाते यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के। तीसरा बोला है हैंडमेड गुड्स इंटर स्टेट सप्लाई, जो लोग हैंडमेड गुड्स बना रहे हैं, जैसे कि हाथों से चीजों को बना रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं और इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं एक राज्य से दूसरे राज्य में, वन स्टेट टू अदर, तो इनको भी लायबल नहीं माना जाएगा रजिस्ट्रेशन के। आगे फोर्थ पॉइंट है पर्सन मेक सप्लाई थ्रू ईसीओ, अगर कोई ईसीओ के जरिए कोई सप्लाई बना रहा है, मेक कर रहा है, तो उसको भी लायबल नहीं माना जाएगा रजिस्ट्रेशन के लिए। क्लियर है, तो ये थे कुछ कंडीशंस जिसमें पर्सन लायबल नहीं होते रजिस्ट्रेशन के लिए। आगे हम पढ़ते हैं 2.8 आ चुका है, जिसमें सेक्शन 24 पढ़ेंगे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। कौन से वो लोग हैं जिनको गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि आपका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होगा, आपको यहाँ पर कोई रियायत या छूट नहीं मिलेगी, वो लोग। तो पहले आते हैं पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई, जो टैक्सेबल सप्लाई तो कर रहे हैं कहां पर, इंटरस्टेट में, जैसे कि अभी ऊपर आरसीएम वगैरह के केस आपने पढ़े थे तब वहां पे बताया गया था। और यहाँ पर बोला है कि इंटरस्टेट सप्लाई मतलब एक राज्य से आप दूसरे राज्य में माल भेज रहे हो, इंटरस्टेट टैक्सेबल वाली सप्लाई कर रहे हो, उस पर टैक्स वगैरह लगा के, तब आप जो है कंपलसरी हो जाते हो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जीएसटी में। आपको वो जीएसटीआईएन नंबर जो होता है, वो आइडेंटिफिकेशन नंबर जो होता है, वो कंपलसरी लेना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद लिखा सीटीपी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन अगर आप हो तब आप रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हो। उसके बाद लिखा साथ ही साथ पर्सन रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर आरसीएम, जो पर्सन रिक्वायर्ड है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंडर अपने पैसे पे करने के लिए, उन लोगों को टैक्स भरना पड़ेगा। अगला लिखा है उसके बाद अंडर सेक्शन 9(5) जो है ना, ये एक तरीके का ब्लॉक क्रेडिट होता है, जहां पर चीजों को बेचने पे, सप्लाईज पे क्रेडिट मिलते हैं कुछ। तो ये जो अंडर सेक्शन 9(5) की लिस्ट में जितने भी नोटिफाइड है ना चीजें, उन सबके ऊपर अगर आप कुछ सप्लाई वगैरह कर रहे हो, उन चीजों में आप डीलिंग कर रहे हो, सप्लाईज वगैरह बना रहे हो, तब आपको जो है टैक्स पे करना पड़ेगा और आप कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की लिस्ट में आ जाओगे। उसके बाद लिखा है नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन हु मेक टैक्सेबल सप्लाई, अगर कोई नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है जो इंडिया से बाहर का है और इंडिया में आकर पैसे कमा रहा है, तो वो भी टैक्सेबल होगा, टैक्स पे करने के लिए लायबल होगा। अगला आता है एजेंट पर्सन सप्लाई ऑन बिहाफ ऑफ अदर टैक्सेबल पर्सन, कोई भी एजेंट, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने किसी को एजेंट हायर कर लिया, मैं टैक्सेबल पर्सन हूं बट मैं अपने बिहाफ पर उसको बोल रहा हूं कि जाके आप टैक्स कलेक्ट करो, तो अगर मैं मेन पर्सन हूं जिसके लिए वो काम कर रहा है, तो मैं तो रजिस्टर्ड में लायबल हूं ना, तो उसको भी, एजेंट को भी टैक्स मेरे बिहाफ पर पे करना पड़ेगा, तो वो भी लायबल होगा। उसके बाद अगला पॉइंट है पर्सन नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट ने किसी भी पर्सन को नोटिफाइड कर दिया लिस्ट में कि वो पर्सन जो यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे हैं, या गवर्नमेंट ने ऐसे बोल दिया कि वो पर्सन जो इंस्टाग्राम पे ठुमक रहे हैं, ठीक है, नचनिया बन के नाच रहे हैं, उनको भी टैक्स पे करना है, तो भाई उनको भी टैक्स पे करना पड़ेगा, जो गवर्नमेंट ने नोटिफाइड करे होंगे उन लोगों को। और उसके बाद लास्ट है एवरी ई कॉमर्स ऑपरेटर, जो ऑनलाइन बिजनेस चला रहे हैं ना, ई कॉमर्स, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, बिग बिलियन डेज वाले हो गए, ठीक है, और अमेजोन वाले हो गए, ब्लिंकिट हो गया, स्विगी हो गया, इंस्टामार्ट हो गया, बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं, उन लोगों के पास भी अगर सोर्स ऑफ इनकम आ रही है कहीं से, अंडर सेक्शन 52 के बोला गया है कि वो भी लायबल होते हैं जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। समझे? तो ये थे आपके कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के तरीके, और ये है आपके नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 23। चलिए अब आगे का पढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन और डीम्ड रजिस्ट्रेशन क्या होता है। तो फटाफट इसको उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो।
वाले हैं सेक्शन नंबर 25 और सब सेक्शन नंबर है 3, जिसको हम बोलते हैं वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन। देखो वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन क्या होता है? वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन तब करवाया जाता है जब एक पर्सन ना सेक्शन नंबर 22 में और सेक्शन नंबर 24 में लाइबल नहीं होता, बट फिर भी वो इच्छुक है कि उसका भी एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो जाए। क्यों? क्योंकि भाई देखो, जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ना बहुत सारी चीजें बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, जिसमें आईटीसी वगैरह आप क्लेम कर सकते हो, बैंकिंग से रिलेटेड है, और भी बहुत सारी चीजें आपको मिलती है। इस वजह से जो लोग होते हैं ना, जब काफी बार वो लाइबल नहीं होते रजिस्ट्रेशन करवाने के, फिर भी वो बार बार बोलते हैं कि हमको रजिस्ट्रेशन करवाना है जीएसटी के अंडर। तो इस केस में क्या होता है? इस केस में होता है वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन, जिसके अंदर सेक्शन 25 और सब सेक्शन 3 में करा जाता है। ये रजिस्ट्रेशन होता है वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन, ए पर्सन हु इज नॉट लाइबल टू बी रजिस्टर्ड। कह रहा है कि एक पर्सन जो लाइबल नहीं है रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए अंडर सेक्शन 22 और अंडर सेक्शन 24 के, मैंने जैसे भी आपको बताया था 22 और 24 के अंदर वो लाइबल नहीं होता, फिर भी वो इच्छुक है कि मेरे को जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना है बिकॉज ऑफ जस्ट बेनिफिट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो कह रहा है मे गेट हिमसेल्फ रजिस्ट्रेशन वॉलेंट्रीली। कह रहा है कि फिर वो अपने आप जीएसटी साइट पर जाकर खुद से वॉलेंट्रीली रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, और ये पूरी तरीके से एक लीगल प्रोसेस है। ठीक है, आगे बात करते हैं सेक्शन नंबर 26, जिसके हम पढ़ेंगे अंदर डीम्ड रजिस्ट्रेशन क्या होता है। तो देखो, डीम्ड रजिस्ट्रेशन एक इस तरीके का रजिस्ट्रेशन है जिसमें एग्ज्यूम कर लिया जाता है, मान लिया जाता है। तो इसको हम बोल सकते हैं एग्ज्यूम कर लेना, ठीक है, या मान लेना। तो इसके अंदर क्या लिखा है? डीम्ड रजिस्ट्रेशन अंडर द स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट और द यूटीजीएस, मतलब यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट शैल बी डीम्ड टू बी ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर सीजीएसटी एक्ट। अब यहां पर क्या होता है, जो पर्सन होता है ना, वो जाता है साइट पर जीएसटी पे साइट पर जाके वो सीजीएसटी में रजिस्ट्रेशन ना करवाकर जीएसटी में या फिर यूटीजीएसटी में, गुड्स एंड सर्विस टैक्स में या फिर यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स में रजिस्ट्रेशन करवा लेता है। और अगर उसका रजिस्ट्रेशन उसमें सक्सेसफुली हो जाता है तो ये मान लिया जाता है कि उसका रजिस्ट्रेशन सीजीएसटी एक्ट 2017 में भी हो चुका है। तो इसको बोलते हैं डीम्ड रजिस्ट्रेशन। और डीम्ड रजिस्ट्रेशन का एक डिसएडवांटेजेस भी है। वो क्या है? एक डिसएडवांटेज है कि डीम्ड रिजेक्शन भी मिलते हैं अंडर सेक्शन 26 और सब सेक्शन 2 के अंदर। तो डीम्ड रजिस्ट्रेशन को रिजेक्शन कब मिलता है? जब वो जीएसटी साइट पर जाकर जीएसटी में और यूटीजीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाता है और वहां पर उसका फॉर्म किसी रीजन से रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो अगर वहां से उसको रिजेक्ट मिल गया तो जीएसटी और यूटीजीएसटी में रिजेक्शन का मतलब होता है कि आपका सीजीएसटी भी कैंसिल हो गया। सीजीएसटी 2017 में जो एक्ट है टैक्स का, इसमें आपका रिजेक्शन हो जाएगा। और यहाँ पर आपके दोनों रिजेक्शन होने के बाद सीजीएसटी में ऑल्सो रिजेक्ट हो जाएगा और एप्लीकेशन फॉर्म आगे फर्दर नहीं फिल हो सकता। तो ये होता है डीम्ड रिजेक्शन। समझ आया? चलिए जी आगे चलते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे टाइम लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 25(1). तो अब हम पढ़ेंगे कि टाइम लिमिट क्या है रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने लिखा है एवरी पर्सन लाइबल टू रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी सेक्शन 22-24। कह रहा है कि हर पर्सन जो है वो लाइबल है जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए सेक्शन 22 और सेक्शन 24 के अंदर। सेक्शन 22 और सेक्शन 24 में अगर वो पर्सन लाइबल है तो इसमें अगर वो लाइबल होता है, उस लाइबल वाली डेट से लेकर आगे 30 दिनों तक वो लाइबल रहता है। और विद इन 30 डेज में अगर वो इस पीरियड के अंदर दौरान अपना रजिस्ट्रेशन ले लेता है तो उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन साफ साफ मिल जाता है। तो कहने का मतलब है, अगर मैं इसको सिंपल शब्दों में आपको समझाऊं तो देखो, गुड्स एंड सर्विसेज के केसेस में कुछ थ्रेशोल्ड बनाई गई है जो मैंने अभी आपको पहले बताई थी कि अगर मान लो कोई गुड्स सप्लाई कर रहा है, ठीक है, तो गुड्स पे लिमिट है 40 लाख कर दी गई है, बढ़ा दी है ना। तो अगर आपकी 40 लाख की लिमिट है और जिस दिन आपका टर्नओवर 40 लाख रुपीज टच हो जाएगा ना, समझ लो आप लाइबल हो गए हो रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। और जैसे ही 40 लाख टच होगा, मान लो वो डेट है 2 जनवरी, तो आप 2 जनवरी से लेकर 1 फेब तक
30 दिन के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करवा लो और इसी दौरान आपको वो अपॉइंटमेंट दे देती है सरकार, गवर्नमेंट जो है कि हाँ आपका रजिस्ट्रेशन अब कैंसिल नहीं होगा, अब आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। तो जिस दिन से आपका 40 लाख टर्नओवर टच भी कर गया ना, तभी से आप लाइबल हो जाते हो। उसी दिन से लेकर आगे 30 दिनों के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये होता है टाइम लिमिट कि कौन सा टाइम आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। आगे आ जाता है इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कि रजिस्ट्रेशन की इफेक्टिव डेट क्या होती है। तो इफेक्टिव डेट होती है विद इन 30 डेज। जैसे ही आप लाइबल होते हो तब लाइबल होते ही आपको विद इन 30 डेज रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। तो ये होती है रजिस्ट्रेशन की इफेक्टिव डेट। आगे हम बात करने वाले हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। अब ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको लिख लेना चाहे कि ये टॉपिक वेरी 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 इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बार। तो क्या है प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर बताओ कि रजिस्ट्रेशन जो होता है उसका प्रोसीजर क्या है। कह रहा है रूल बुक में ना, रूल नंबर 8 में CGST एक्ट 2017 के अंदर जो रूल है उसमें रूल बुक में 8 रूल में लिखा हुआ है पूरा का पूरा प्रोसेस कि किस तरीके से आपको CGST एक्ट 2017 टैक्स में रजिस्ट्रेशन करवाना है। उसका पूरा प्रोसेस बकायदा बनाया हुआ है। तो पहला प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ेंगे। सबसे पहला आपको क्या करना पड़ता है, आपको GST की साइट पर जाना पड़ता है जो कि है gst.gov.in। तो इस साइट पर जाकर आपको पहले एक एग्जाम कह दिया, एक फॉर्म को फिल करना पड़ेगा। अप्लाई इन GST में अप्लाई करने के लिए आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म का नाम होता है REG01। दोबारा सुन लो, REG01। ठीक है, तो आपको REG01 करके फॉर्म होता है GST साइट पे, इसको फिल करना पड़ता है GST में खुद को रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए पहले। अब ये फॉर्म जब रजिस्ट्रेशन होता है तो इसके अंदर आपको अपना पैन कार्ड डिक्लेयर करना पड़ता है। पैन कार्ड डिक्लेयर करने के अंदर आपको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सब आपको देना पड़ता है। और इसके साथ साथ ये जो होता है ये पार्ट ए होता है फॉर्म का। फॉर्म के 2 पार्टों में डिवाइड किया जाता है, एक होता है पार्ट ए, एक होता है पार्ट बी। पार्ट ए के बाद बी पर तब आप जाते हो जब पार्ट ए सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाता है और आप इसमें पास हो जाते हो, तब आप पार्ट बी की तरफ जाते हो। तो यहाँ पर पार्ट ए में आपको क्या करना है, अपना पैन डिक्लेयर करना है जिसमें आपका मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस मांगा जाएगा इसी फॉर्म के अंदर, GST REG01 इस फॉर्म के अंदर। ठीक है, जब आप ये डिटेल दे दोगे उसके बाद ये वेरिफिकेशन करेगा आपके पैन की कि पैन जो है आपका वो ठीक है या नहीं है। वेरीफाई होने के बाद आपको मोबाइल नंबर या ईमेल या फिर OTP के जरिए एक SMS भेजा जाएगा, जो OTP डालकर आपको ये वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ता है। फिर उसके बाद क्या होता है, जब वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरा हो जाता है उसके बाद आपको जनरेट करना पड़ता है, आपके पास एक आपके पास जो GST साइट है उसकी तरफ से एक जनरेट होता है TRN। TRN क्या होता है, टेम्परेरी रेफरेंस नंबर। एक टेम्परेरी रेफरेंस नंबर होता है जिससे आप अपने GST पोर्टल पर इजीली लॉगिन करके उसमें चीजों को चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक टेम्परेरी होता है, अभी परमानेंट नहीं है क्योंकि अभी आपका फॉर्म फर्दर प्रोसेसिंग में है। तो यहाँ पर आपको जनरेट कर दिया जाता है TRN। TRN मिलने के बाद यहाँ पर आपका पार्ट ए कंप्लीट हो जाता है। तो पार्ट बी जो है वो इस जगह से शुरू होता है, नीचे से। अब पार्ट बी अप्लाई करना पड़ेगा आपको। अप्लाई इन पार्ट बी ऑफ GST रजिस्ट्रेशन, मतलब कि REG01। ये जो फॉर्म बता रहा हूँ, इस फॉर्म के 2 पहलू होते हैं, मतलब 2 हिस्से होते हैं। एक R1 होता है, एक R1 होता है और दूसरा पार्ट बी होता है। पार्ट 1 पार्ट बी ऐसा करके 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट आपका TRN मिलने तक होता है, दूसरा पार्ट TRN मिलने के बाद आपको अप्लाई करना होता है। फिर उसके बाद आप क्या करते हो, इशू ऑफ एक्नॉलेजमेंट नंबर। जब आप पार्ट बी में जाते हो तब आपको एक GST साइट की तरफ से, ऑफिशियल्स की तरफ से एक एक्नॉलेजमेंट रिसीव्ड होता है जिसपे आपका एक एक्नॉलेजमेंट नंबर होता है। एक्नॉलेजमेंट नंबर आने के बाद वो आपके डेटा को वेरीफाई करते हैं दोबारा। सारी चीजें जो आपने बताई वो वेरिफिकेशन होती है। आपका पूरा एप्लीकेशन फॉर्म वेरीफाई होता है, उसमें आपकी बैंक डिटेल्स होती है, उसमें आपके पर्सनल डिटेल्स होती है, उसमें आपकी जो भी GST वगैरह से रिलेटेड जो आपने डॉक्यूमेंट फिल करें वो सारे चेक होते हैं। जब ये पूरा प्रोसेस वेरिफिकेशन का खत्म हो जाता है उसके बाद आपको इशू कर दिया जाता है
रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जिसको आप बनवाना चाह रहे थे वो फाइनली आ जाता है, इशू हो जाता है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ये अंडर जीएसटी REG 01 के आता है और इसको रूल बुक में रूल नंबर 10 पर CGST रूल्स बुक में 2017 में लिखा भी गया है कि रूल बुक में आप रूल 10 देखोगे तो वहां पे पूरा बताया हुआ है कि इशू कब होता है सर्टिफिकेट आपका GST रजिस्ट्रेशन 01। ठीक है, आगे सुनो, जब ये आपको इश्यू हो जाता है, वैसे अगर वो सारी चीजों से सारी कंडीशन से सेटिस्फाइड हो जाएंगी ना तो वो विद इन 7 डेज, अगर वो सारी चीजों से सेटिस्फाइड हो गए तो विद इन 7 वर्किंग डेज के अंदर आपका ग्रांट इश्यू हो जाएगा। मतलब आपका सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा विद इन 7 वर्किंग डेज, बस इतने के अंदर आपका GST सर्टिफिकेट इश्यू हो जाएगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पे लिख लो और ये कहाँ देख सकते हो आप, ये आप GST रजिस्ट्रेशन 06 के अंदर जाकर इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हो और देख सकते हो साइट पर। ठीक है, और अगर आपकी GST में कोई प्रॉब्लम है तो वो रिजेक्शन भी हो जाती है, और अगर आपकी GST रिजेक्शन हुई है, फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, तब उसका जो रीजन है वो भी बाकायदा आपको बता दिया जाता है कि इस रीजन की वजह से आपका GST जो है हम रिजेक्ट कर रहे हैं, तो वो चीज भी आपको नोटिफाइड हो जाती है। तो ये था पूरा प्रोसीजर ऑफ GST रजिस्ट्रेशन। अब इसी प्रोसेस को बस आपको थोड़ा सा एक्सेक्चुरेट करके, थोड़ा बढ़ा करके आपको लिखना है एग्जाम्स वगैरह में। बस थोड़े जो पॉइंट मैंने एक्सप्लेन करे इन्हीं को डाल देना, एक्सप्लेन बढ़ जाएगी और आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे। आगे मैं कुछ और भी लिखवाने वाला हूँ, अभी पॉइंट रहते हैं, चैप्टर और भी है, खत्म नहीं हुआ है, तो प्लीज थोड़ा 10-15 मिनट और पेशेंस रखो, आराम से इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं आगे जब तक लिखवाता हूँ आप लोगों को। पहला जो टॉपिक है हमारा वो है प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर CTP एंड NRTP। पहले आप इसका मतलब समझो कि जो प्रोसीजर बता रखा है रजिस्ट्रेशन का, CTP मीन्स होता है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होता है उसके लिए। NRTP मतलब होता है नॉन रेजिडेंस टैक्सेबल पर्सन। नॉन रेजिडेंस टैक्सेबल पर्सन और कैजुअल टैक्स पर्सन दोनों को एक ही कैटेगरी में ट्रीट किया जाता है। दोनों को ऐसा माना जाता है कि ये कुछ टाइम के लिए सिर्फ रजिस्ट्रेशन चाहते हैं, कुछ टाइम के लिए अपनी सप्लाईज वगैरह करेंगे और उसके बाद ये चले जाएंगे। तो यहाँ पर लिखा है CTP एंड NRTP पर्सन रजिस्ट्रेंट शैल बी वैलिड फॉर द पीरियड स्पेसिफिक। कह रहा है कुछ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जैसे कि ये आए हमारे पास, दोनों आए CTP और NRTP। इन्होंने बोला कि हमको सिर्फ 3 महीने के लिए रहना है आपके देश में, तो हमको सिर्फ 3 महीने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है, 3 महीने के लिए हमको GSTR में अपना फॉर्म वगैरह फिल करवाना है। तो इनको 3 महीने के लिए स्पेसिफिक टाइम के लिए रजिस्टर्ड करा जाता है। कह रहा है इन द एप्लीकेशन ऑफ रजिस्टर्ड। कह रहा है अब इनके पास जो टाइम होता है वो जितना भी हो, मैक्सिमम टाइम कम से कम होता है 90 डेज का। कह रहा है 90 डेज के जो फॉर्म फिल अर्लियर डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जिस दिन होगा उस दिन से ही इनके दिन शुरू हो जाएंगे 90 डेज। 90 डेज से ज्यादा के लिए ये यहाँ पे नहीं टिकते। 90 डेज के अगर बाद ये लोग कुछ सप्लाई वगैरह करते हैं तो वो सारी चीजें काउंट नहीं होगी टैक्सेबल सप्लाईज वगैरह के लिए। उसके बाद लिखा है कि इन पर्सन्स की क्या होता है कि इन पर्सन्स का टैक्सेबल सप्लाई आफ्टर इशुएंस ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, और जैसे ही सर्टिफिकेट आ जाता है, इनका इशुएंस आ जाता है, उसके बाद से ये अपना सारा का सारा ऑनलाइन काम मतलब GST वगैरह का काम कर सकते हैं। आगे लिखा है उसके बाद CTP एंड NRTP डिपॉजिट एडवांस टैक्स। गवर्नमेंट जो है, जो साइट जो है, जो GST वाले है, तो ये क्या करते हैं, CGST वाली जो लॉ है वो कहती है कि NRTP और CTP को एडवांस में टैक्स पे करना पड़ेगा। जैसे कि अभी ये 3 महीने रहने वाले हैं, उसके बाद ये यहाँ से हो सकता है चले जाएं, तो टैक्स बिना पे करे हो सकता है अपने देश निकल जाएं, इसीलिए वो इनसे एडवांस टैक्स पहले ही जमा करवा लेती है जो भी 3 महीने का बनता है। फिर जो टैक्स के ऊपर जो लाइबिलिटीज वगैरह बनेंगी वो आप महीने के महीने आप पे करते रहना। तो इनको ऐसा बोला जाता है रजिस्ट्रेशन के टाइम। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि जो CTP और NRTP है इसके लिए कौन सा फॉर्म फिल करना होता है। तो REG मतलब रजिस्ट्रेशन फॉर्म 09 जो है वो इनको फिल करवाया जाता है CTP और NRTP के केस में। ये एक सेल्फ असिस्टेड कॉपी और वैलिड पासपोर्ट वगैरह एविडेंस के तौर पर सबमिट करवाने पड़ते हैं।
आगे हम बात करते हैं अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन सेक्शन नंबर 28 रूल 19। रूल 19 जीएसटी बुक 2017 में कुछ अमेंडमेंट्स की बात करी गई थी। अमेंडमेंट्स मतलब होता है 3 तरीके के अमेंडमेंट्स यहाँ पे मैंने लिखे, जैसे लीगल नेम ऑफ बिजनेस। अभी मेरे चैनल का नाम जैसे एक्सप्लेन है और मान लो मैं इसका नाम से जीएसटीआर वगैरह बनवा लेता हूँ, जीएसटीआई नंबर ले लेता हूँ, यूनिक आइडेंटिटी नंबर ले लेता हूँ, और इसके बाद मेरे को चेंज करने का मन आता है कि मेरे को अपना एक्सप्लेन नाम चेंज करके कुछ और रखना है, देवेश मिश्रा अपने नाम से रखना है। तो यहाँ पर ये होगा कि मेरे को अगर लीगल नेम चेंज कराना है बिजनेस का, मुझे अमेंडमेंट करानी है बिजनेस की, तो उसके लिए कुछ फॉर्म्स फिल करने पड़ते हैं, कुछ अलग से प्रोविजंस होते हैं। आगे और क्या चेंज करा सकते हैं, एड्रेस ऑफ द प्रिंसिपल। अगर आपको अपना प्रिंसिपल एड्रेस चेंज कराना है तो वो भी आप चेंज करा सकते हो, बट उसके कुछ कंडीशन है। ये सिर्फ इंट्रा स्टेट के केस में काम करता है, इंटर स्टेट के केस में काम नहीं करता। अगर आप मान लो यूपी में रहते हो, अगर आप कानपुर में उसको तबादला कराना चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं यूपी में हूँ, मेरा बिजनेस यूपी में है, अब मैं वो बिजनेस को कानपुर लेके जाना चाहता हूँ, तो अगर यूपी के अंदर कानपुर आएगा तो वो आप जा सकते हो, वहां पे आप अमेंडमेंट करा सकते हो, चेंज करा सकते हो अपना एड्रेस को। बट अगर आप चाहो यूपी से आप दिल्ली में आना चाहो कि यूपी से मैं अपना दिल्ली बिजनेस शिफ्ट कर लूं, अमेंडमेंट करा लूं, तो इस केस में या तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों बिजनेस के सेपरेट जीएसटीआई नंबर लेने पड़ेंगे, दोनों को सेपरेट जीएसटीआर में रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। और अगर आप साथ में इकट्ठा लाना चाहते हो कि दिल्ली में लाऊं और मेरा जीएसटीआई नंबर भी एक ही हो, तो आपको एक जीएसटीआई नंबर कैंसिल करना पड़ेगा और फिर दूसरा इशू कराना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि जितने भी स्टेट है, सेम स्टेट मैंने लिख दिया लास्ट में कि जो सेम स्टेट होते हैं उसी जगह आप चेंज करा सकते हो सिर्फ, ठीक है। आगे उसके बाद लिखा है यहाँ पे एडिशनल। देखो एडिशन मतलब क्या होता है कि अमेंडमेंट्स में ये भी बोला गया है कि अगर आपका कोई भी पार्टनर है बिजनेस में, जैसे आपके साथ मान लो 3 पार्टनर है, अगर कोई चौथा पार्टनर भी इंटरेस्टेड है आने के लिए, तब भी आपको अमेंडमेंट करानी पड़ेगी। जैसे ही 4th पार्टनर ऐड होगा तब आपको दोबारा से नया जीएसटीआर नंबर लेना पड़ेगा, यूनिक कोड लेना पड़ेगा, जीएसटीआर रजिस्ट्रेशन दोबारा कराना पड़ेगा उस 4th पार्टनर के मारे। या फिर डिलेशन होता है, डिलेशन मतलब कि कोई एक पार्टनर घट जाता है, छोड़कर चला जाता है, इस केस में भी आपको दोबारा से जीएसटीआर भरना पड़ेगा। या फिर रिटायरमेंट हो जाती है, या किसी भी पार्टनर को, यहाँ पर डायरेक्टर को या कर्ता या मैनेजमेंट कमेटी वगैरह का कोई भी मेंबर हो सकता है, वो छोड़कर जाता है या वो ऐड होता है, तो फिर भी आपको जीएसटीआर का दोबारा रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये सारी चीजें हैं। अब बात करते हैं कि अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन के अंदर किस फॉर्म को फिल किया जाता है। तो यहाँ पर फॉर्म नंबर यहाँ पे लिखा है मैंने, फॉर्म जीएसटी का REG 15 होता है और 14 होता है। बेसिकली इसका फॉर्म 14 होता है जो फिल किया जाता है अमेंडमेंट के केस में, जहां पर आपको चाहे प्लेस चेंज कराना हो, नाम चेंज कराना हो बिजनेस का, या फिर कोई भी और चीज चेंज करानी हो, ठीक है। ये अमेंडमेंट्स जो है विद इन 15 डेज के अंदर हो जाती हैं अगर सेम स्टेट होगा। अगर स्टेट चेंज होता है तो इस केस में यहाँ पर ये एलिजिबल नहीं होता, फिर आपको दूसरी जगह के लिए अलग सा जीएसटीआर नंबर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है? चलो भाई आगे चलते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाना चाहते हो, आपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा लिया है और अब आप चाहते हो मैं उसको कैंसिल करा दूं, तो सेक्शन नंबर 29 बोलता है कि इसके कुछ प्रोविजंस आपको फॉलो करने पड़ेंगे। कैंसिल तो हो जाएगा, बट कब होगा, या तो बिजनेस डिसकंटिन्यू हो रहा हो, या तो बिजनेस बंद हो रहा हो, या फिर आप ट्रांसफर कर रहे हो अपना बिजनेस किसी दूसरे पर्सन के नाम पर, या किसी दूसरे रीजन की वजह से आप ट्रांसफर कर रहे हो, या फिर आपकी किसी डेथ हो जाती है पार्टनर की या किसी भी प्रोप्राइटर की जिसके नाम पर वो बिजनेस है, अगर उसकी डेथ हो गई तो बिजनेस ही खत्म हो गया, तो भाई इसीलिए इसको कैंसिल कर दिया जाता है। या तो अमालगमेशन हो रहा हो या डीमर्ज हो रहा हो। अमालगमेशन मतलब या तो 2 बिजनेस आपस में जुड़कर एक बिजनेस बन रहे हो, या डीमर्ज हो रहा हो मतलब एक बिजनेस टूटकर 2 जगह बढ़ जा रहा हो और डीमर्ज हो रहा हो। इस केस में आप रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा सकते हैं। और उसके बाद लिखा है ड्यू टू एनी चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बिजनेस। अगर किसी बिजनेस के रूल बुक में या कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके कुछ गाइडेंस में, रूल्स में कुछ चेंजेस हो रहे हो, छेड़छाड़ हो रही हो, तब वो अपना बिजनेस को कैंसिल कर सकता है रीजन देकर। उसके बाद टैक्सेबल पर्सन नॉट लॉन्गर लाइबल अंडर रजिस्ट्रेशन सेक्शन 22-24 कह रहा है कि जो टैक्सेबल पर्सन है, क्या पता हो सकता है वो लंबे समय तक लाइबल ना हो रजिस्ट्रेशन के अंदर सेक्शन 22 और 24। इस केस में भी आप अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा सकते हो। आगे हम पढ़ेंगे सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन रूल नंबर 21A।
सस्पेंशन क्या होता है? देखो, एक होता है कैंसिल कर देना, एक होता है सस्पेंड कर देना। कैंसिल मतलब होता है आपको सो कॉल्ड डायरेक्ट नोटिस आ जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से कि आपका कैंसिलेशन हो चुका है जीएसटी रजिस्ट्रेशन, अब आप इसमें आगे फर्दर कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर सकते। बट सस्पेंड मतलब क्या होता है कि आपको एक चांस दिया जाता है, एक पर्टिकुलर टाइम और स्पेसिफिक पीरियड के लिए आपका वो कैंसिल सस्पेंड कर देंगे कि इतने टाइम के बाद आप दोबारा इसमें इन्वॉल्व हो सकते हो। बट एक पर्टिकुलर टाइम के लिए कोई ऐसी इनवॉयलेंट एक्टिविटी पकड़ ली होगी उन्होंने आपकी, जिसकी वजह से वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए कैंसिल कर दिया जाता है, जिसको सस्पेंड बोलते हैं। तो सस्पेंशन रजिस्ट्रेशन कब होता है? देखो यहाँ पे लिखा है नो फर्दर टैक्सेबल सप्लाई। जब सस्पेंड होता है ना, तो यहाँ पर आप कोई भी फर्दर टैक्सेबल सप्लाईज नहीं कर सकते उस पीरियड के दौरान। जब आपका कैंसिल होगा, जब सस्पेंड होगा, उस डेट की नोटिस से लेकर जब तक वो कैंसिल रहेगा, कितने 30 दिन के लिए या 1 महीने के लिए या 2 महीने के लिए, उस टाइम आप कोई भी टैक्सेबल सप्लाई नहीं करोगे, कोई भी इनवॉइस इशू नहीं कर सकते आप, ठीक है। फिर लिखा है नो रिफंड ड्यूरिंग सस्पेंशन पीरियड। सस्पेंशन पीरियड के दौरान ना कोई आईटीसी आपको मिलेगा, ना किसी चीज का रिवर्ड आप क्लेम कर पाओगे, ना कोई रिफंड आपको दिया जाएगा। उसके अंदर यहाँ पे लिखा है, मैंने अंडर सेक्शन 39 ये बताता है कि कोई भी इनवॉइस वगैरह आप इशू नहीं कर सकते। फिर आता है रिवोक। रिवोक में आपको कुछ टाइम दिया जाता है एक पीरियड के दौरान, मतलब कि टाइम दिया जाता है कि आपका जो रीजन है ना सस्पेंड का, अगर आप इसको खारिज कर देते हो, अगर आप कोई वैलिड पुख्ता सबूत ला के दे देते हो कि आपका सस्पेंशन गलत तरीके से करा गया है, आपने अगर मान लो कोई रिटर्न वगैरह गलत फाइल कर दी, आप उसका प्रूफ ला के दे देते हो, तो वो कुछ टाइम के लिए सस्पेंड होता है, फिर उसके बाद वो ठीक हो जाता है। बट अगर आप रिवोक के सेशन में आ चुके हो, अंडर रूल 22 आ चुके हो, विद इन 30 डेज अगर आपने कोई एक्शन नहीं लिया, आपने अपने आप को सही साबित करने के लिए कोई ग्रांट या कोई भी ऐसी चीज नहीं दिखाई जिसमें गवर्नमेंट को लगे कि हाँ आपकी गलती नहीं है, तो वो परमानेंटली सस्पेंड भी कर दिया जाता है, जिसमें आपका सस्पेंशन बिल्कुल हट जाएगा। आप फिर नए तरीके से, नए छोर से दोबारा से आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा के अपनी कंपनी को चलाओगे वरना, ठीक है। आगे आ जाता है रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन। रिवोकेशन जो होती है वो कैंसिल कब होती है? रिवोक मतलब क्या होता है? जब आपको एक टाइम दिया जाता है अपने आप को प्रूफ करने के लिए कि आपकी गलती नहीं है। वो सस्पेंशन पीरियड जो होता है उसमें आपको एक टाइम दिया जाता है अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए। बट रिवोक को भी कैंसिल कब किया जाता है? जब आपका एप्लीकेशन और रिवोक जो होता है, हाँ एक चीज और मैं बताना भूल गया कि जो एप्लीकेशन ऑफ रिवोकेशन होता है ये फॉर्म नंबर 21 होता है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म 21 फिल करोगे तो वो रिवोक कैंसिलेशन फॉर्म होता है, ठीक है। ये सेक्शन 30 और रूल 23 के अंदर आता है, और विद इन 30 डेज आप अपने रिवोक को कैंसिल करा सकते हो, मतलब कि आपका रिवोक जो वो कैंसिल हो सकता है, वो भी रीजंस की वजह से। अगर आप कोई भी एक्चुअल में एविडेंस नहीं पेश कर पाते कि आपकी गलती है या नहीं है, आप अगर चोर साबित होते हो कि आपकी गलती है, तो ये कैंसिल हो जाता है। उसके बाद लिखा है एक्शन बाय प्रॉपर ऑफिसर। प्रॉपर ऑफिसर जो होते हैं इसको पीओ बोला जाता है, पीओ, ठीक है। तो प्रॉपर ऑफिसर द्वारा एक्शन भी लिया जाता है आपके अगेंस्ट। तो इसमें क्या क्या होता है? इसके अंदर रजिस्ट्रेशन फॉर्म 22 को फिल कर दिया जा सकता है, ठीक है। डेट ऑफ रिसिप्ट यहाँ पर, उसके बाद लिखा है रिजेक्ट द एप्लीकेशन ऑफ रिवोकेशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन 05। रजिस्ट्रेशन फॉर्म 05 जो होता है उसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देते हैं प्रॉपर ऑफिसर, कि आपने अगर कोई प्रूफ पेश भी किया तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा अगर आपकी गलती ज्यादा बड़ी है, और अगर कुछ ऐसा लगता है उनको कि आप लोग माफी के लायक नहीं हो या फिर आप लोगों का ये कैंसिल ही करना बेटर रहेगा, तो इस केस में अगर जैसा उनको ठीक लगे वो आपको कैंसिल भी कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन, ठीक है। उसके बाद लिखा है अपॉन रिसिप्ट ऑफ क्लैरिफिकेशन, और वो एक टाइम पीरियड आपको बाकी देते हैं क्लैरिफिकेशन के लिए भी 30 डेज का, जिसमें आप अपने आप को प्रूफ करते हो कि मेरी गलती नहीं थी, ये गलती हुई है, वो गलती हुई है, आप एक्सक्यूज दे सकते हो, या फिर आप कोई अच्छा वैलिड रीजन दो तब वो बचता है, अदरवाइज वो कैंसिल हो जाता है। तो ये फॉर्म जो होता है क्लैरिफिकेशन फॉर्म, इसको बोलते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन 24 फॉर्म। ये 24 होता है, 24 रजिस्ट्रेशन फॉर्म 24 फिल करके आप अपना क्लैरिफिकेशन पेश करते हो। समझ आया? तो ये था रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन। भाई अब जो है आपका चैप्टर इस जगह खत्म हो गया है पूरा का पूरा, और वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लग रही है भाई, घंटे भर से पढ़ना पड़ता है, चिल्लाना पड़ता है। तो वीडियो अच्छी लगे तो भाई प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करो। और हाँ, अगली वीडियो जल्दी कोशिश करूंगा लाने की, अगर आप ऐसे ही रिस्पॉन्स दिखाते रहोगे, अच्छा प्यार देते रहोगे तो।
और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी को नोट्स परचेज करने हैं तो इस बुक के नोट्स बन चुके हैं, इस नंबर पे जाके आप नोट्स की पीडीएफ को बाय कर सकते हो, जाके पता कर सकते हो कि सर नोट्स बन गए हैं तो हमें परचेज करने हैं, तो उसका प्राइस जो भी है वो पे करके आप उसको परचेज कर सकते हो। 130-150 रुपीज प्राइस है। जो भी बच्चा नोट्स बाय करना चाहता है, जो नहीं चाहता इतनी बड़ी बुक पढ़ना और वीडियोस देखना चाहता है, तो वो बाय कर सकता है। व्हाट्सएप पे जाके मैसेज करके आप पेमेंट करके इसकी पीडीएफ को ले सकते हो। ठीक है, चलिए जी, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय। बहुत टाइम हो गया, आराम से आप अपना रेस्ट कीजिए और इसको रिवाइज करिए। उतार लो भाई, अब इसको उतारना है तो आपको।